विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान। अध्याय 13, भूत से कहीं ज्यादा डरावनी। जब मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी अगले दिन सुबह करीब 10 बजे टॉवर की ड्राइव पर उतरे तो पारुल उनसे कुछ दूर पहले ही गाड़ी घर तक पहुंचने से पहले मिल गई। वह धूप से नहाए लॉन को पार करती हुई दौड़ती आई। उसके पीले बाल भारी चोटियों में लहराते हुए गालों से टकरा रहे थे। भैरवनाथ मुखर्जी ने गाड़ी रोकी और वह दौड़कर रनिंग बोर्ड पर चढ़ गई। उन्होंने तुरंत उसकी चाल ढाल में कुछ उत्तेजना की झलक देखी और उसके पहले ही शब्द आश्वस्त करने वाले नहीं थे। मैं बहुत खुश हूं कि आप आ गए। लक के साथ कुछ भयानक हो गया है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने चश्मा उतार दिया, जैसे वह उसे और साफ देखना चाहते हो। तुम मजाक कर रही हो? उन्होंने आशावादी स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं। पारुल की आंखें गहरी और उलाहना भरी थीं। लक बिस्तर पर है, एक तरह के दौरे में। मैंने अभी डॉक्टर को नहीं बुलाया है क्योंकि आपने कल रात फोन पर कहा था कि आप सुबह जल्दी आ जाएंगे। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी अब भी अविश्वास से उसे देख रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? एक तरह का दौरा मतलब? उन्होंने कहा। स्ट्रोक या ऐसा ही कुछ? पारुल असहज हो गई और लग रहा था जैसे वह तय कर रही हो कि कितना बताना है। अंततः उसने गहरी सांस ली और सीधे कहानी में कूद पड़ी। यह सुबह लगभग पौ फटने के समय हुआ। मैं एक भयानक सी चीख सुनकर जागी जो मेरी खिड़की के नीचे से आ रही थी। मैंने बाहर देखा और वहां लॉन पर लक था। वह एक पागल की तरह उछल कूद कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं खुद ही नीचे जाने वाली थी जब शुजान, जिसका कमरा मेरे कमरे के ऊपर है, जैसा कि आप जानते हैं, भागकर आया और उसे अंदर ले गया। कोई भी उसे संभाल नहीं पाया। वह बकवास कर रहा था, चिल्ला रहा था और बहुत ज्यादा हांफ रहा था। यह कहना शायद अजीब लगे, लेकिन मुझे तो वह हिस्टीरिया जैसा लग रहा था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने चश्मा वापस पहना। कितनी अजीब कहानी है, उन्होंने कहा। कहीं उसने वाइन सेलर की चाबी तो नहीं ढूंढ ली? ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पारुल ने असामान्य गंभीरता से कहा। आप समझ नहीं रहे कि क्या हुआ। वह चुड़ैलों का मैदान तक गया था। उसने वही चीज देखी जो आंटी दमयंतीबेन शाह ने देखी थी। उसके शब्द धीरे धीरे मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के दिमाग में समा गए। वह गाड़ी में ज्यों का त्यों बैठे रहे, ड्राइव के बीचों बीच सामने घूरते हुए। हे भगवान, उन्होंने अंततः कहा, अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि यह सही दिशा में एक कदम है। मेरा तो बस इतना इरादा था कि उस पुराने डरपोक को कुछ व्यस्त रखा जाए। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि कोई असली तमाशा होगा। उन्होंने गाड़ी फिर स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़े। लड़की उनके पास बैठी थी। भैरवनाथ, तुमने उसे रात में वहां जाने के लिए तो नहीं कहा था, है न? क्योंकि अगर ऐसा है तो सीधे तौर पर इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तुमने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था जब मैंने कहा था कि वहां कुछ डरावना है। लगता है जैसे तुम भूल गए हो कि उसी चीज ने आंटी दमयंतीबेन को मार डाला था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी आहत नजर आए। तुम्हारी आंटी दमयंतीबेन शाह और मेरे मित्र मैगर्स फोंटेन लग दो बिल्कुल अलग ही किस्म के लोग हैं, उन्होंने कहा। मैंने तो बस उसे कहा था कि समय का सदुपयोग करे और पता लगाए कि वहां क्या है। मैं अभी उसे देखने जा रहा हूं। शुजान का इस बारे में क्या कहना है? शुजान बहुत संयमी है। देखो, बेहतर होगा कि गाड़ी यहीं छोड़ दो और सीधे ऊपर चले जाओ। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी घर के पीछे की संकरी सीढ़ियों से ऊपर दौड़ते हुए गए, जो नौकरों के क्वार्टर्स की ओर जाती थीं। उनके चेहरे पर अब भी आहत आश्चर्य का भाव था। उन्होंने शुजान को मिस्टर लक के कमरे के बाहर पहरा देते पाया। वह बूढ़ा आदमी बहुत परेशान लग रहा था और भैरवनाथ मुखर्जी को देखकर उसका उत्साह लगभग दयनीय था। ओह सर, उसने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि आप आ गए। बड़ी मुश्किल से मैं उसे शांत रख पा रहा हूं। अगर वह जरा और जोर से चिल्लाया
तो आज रात तक घर में एक भी नौकर नहीं बचेगा। क्या हुआ? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए पूछा। मुझे शक है कि वह चुड़ैलों का मैदान गया था, सर। बूढ़े आदमी की आवाज में साफ साफ बम्बिया हिंदी उच्चारण झलक रहा था और उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और दूर कोने के बिस्तर से एक घुटी हुई सी कराह सुनाई दे रही थी। वह कमरे में आगे बढ़े, पर्दा खींचा और एक झोंका धूप का भीतर भर दिया। फिर वह उस कांपते हुए प्राणी की ओर मुड़े जो रजाई के नीचे से उन्हें पागलपन से घूर रहा था। अब ये सब क्या बकवास है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मिस्टर लग ने खुद को संभाला। अपने मालिक को देखकर उनमें अब भी बाकी बची हठधर्मिता की चिंगारी फिर से जाग उठी। मैंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अंततः कहा। मुझे तो यही उम्मीद थी, भैरवनाथ मुखर्जी ने कड़वाहट से कहा। जितनी जल्दी तुम निकलो और मुझे शर्मिंदा करना बंद करो, उतना ही अच्छा होगा। मिस्टर लग बिस्तर पर उठकर बैठ गए। भगवान की कसम, क्या रात थी, उन्होंने कमजोर स्वर में कहा। मैंने तुम्हारे लिए अपनी अकद्ल लगभग खो दी और तुम मुझे ऐसे बर्ताव करते हो। बकवास मत करो, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मैं तुम्हें एक सम्मानजनक घर में छोड़ता हूं और तुम रात के बीचों बीच पूरे घर को सिर पर उठा लेते हो और एक हिस्टेरिकल हाथी के बच्चे की तरह बर्ताव करते हो। चमकदार धूप और उनके निष्ठुर मालिक का रवैया मिलकर एक टॉनिक जैसा असर करने लगे थे लग पर। सुनो दोस्त, उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं डर गया था और तुम भी डर जाते अगर तुमने वो देखा होता जो मैंने देखा। हे भगवान, क्या नजारा था! मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी अब भी तिरस्कार भाव में थे। 2 उल्लुओं ने तुम पर हूंट किया होगा शायद, उन्होंने कहा, और तुम वापस आकर घर को सिर पर उठा लाए। खून जमा देने वाले 2 उल्लू, लग ने गंभीरता से कहा। और भी बहुत कुछ, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम वो रात उस जंगल में बिताओ, फिर सुबह मैं तुम्हें आगरा के पागल खाने ले जाऊंगा। वही चीज थी ने लेडी दमयंतीबेन शाह को मारा, वही दृश्य। और वो कोई कमजोर औरत नहीं थी, सुन लो तुम, वो तो मजबूत इरादों वाली महिला थी। कोई कमजोर दिमाग वाली होती तो फट ही जाती। उनके रंगीन बयान के बावजूद मिस्टर लग की फूली फूली सी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी और उनकी छोटी काली आंखों में सच्चा डर झलक रहा था। मन ही मन मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी भी हिल गए थे। वह और लग पहले भी कई भयावह अनुभवों से साथ गुजरे थे और उन्हें पता था कि ठोस खतरों के मामले में लग के नर्व्स लोहे जैसे थे। तुम कहना क्या चाहते हो असल में? उन्होंने पहले से ज्यादा नरमी से पूछा। कोई सफेद औरत जिसका सिर उसके हाथ में था तुम्हें भगा ले जाने आई थी शायद? मिस्टर लग ने डरते हुए इधर उधर देखा। अलौकिक चीजों का मजाक मत उड़ाओ, उन्होंने कहा। तुम अब हंस सकते हो, लेकिन बाद में नहीं हंसोगे। जो मैंने कल रात उस जंगल में देखा वो एक दानव था। और सुनो, वही दानव था जिसके बारे में वो आदमी पब में मुझे बता रहा था, वही जिसे वो लोग गुप्त कमरे में रखते हैं। चुप हो जाओ, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। इस मामले में तुम गलत हो। मैंने तुमसे कहा था कि वो सब भूल जाओ। ठीक है, बहुत ज्ञानी साहब, लग ने नाराजगी से कहा। लेकिन जो मैंने देखा वो इस दुनिया का नहीं था, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। भगवान के लिए अब जरा अपनी अकड़ छोड़ो और इसे गंभीरता से सुनो, वरना मैं सोचने लगूंगा कि मैं पागल हो गया हूं। इतनी आत्मीय अपील उस हमेशा आत्मविश्वासी और हठी लग की ओर से मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के लिए बहुत थी। वह स्पष्ट रूप से नरम पड़ गए। चलो सुनाते हो, उन्होंने कहा। जानवर, वनस्पति या खनिज? मिस्टर लग ने अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए, फिर बंद कर लिया। उनकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे वह उस अनुभव के दृश्य को याद करने की कोशिश कर रहे हों। भगवान की कसम, मुझे खुद नहीं पता, उन्होंने अंत में कहा। देखो, मैं उस चुड़ैलों का मैदान में बैठा था, जैसा तुमने कहा था, अपनी पाइप पी रहा था और सोच रहा था कि सब कुछ कितना अजीब शांत है। तभी मुझे एक तरह का गाना सुनाई दिया। कोई गिरजाघर वाला कैरल संगीत नहीं, समझे, बल्कि वो जैसा कोई जानवर गाता हो, अगर तुम समझ पा रहे हो मुझे। मैं थोड़ा सतर्क हो गया, स्वाभाविक ही है। और फिर जहां पेड़ की दरार से चांदनी छनकर आई थी, उस उजाले की पट्टी में मैं उसे देखता हूं। वह नाटकीय ढंग से रुके।
जितना गंदा नजारा मैंने अपने पूरे जीवन में देखा वैसा कभी नहीं देखा। एक लंबा पतला जीव, छोटे छोटे पैरों वाला और सिर पर सींग थे। वो मेरी तरफ आया और मैं वहां रुका नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने उसकी गंध सूंघी। सड़ा हुआ था, जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। मेरा दिमाग पूरी तरह उड़ गया और मैं घर की ओर भागा, 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, पिल्ले की तरह चिल्लाता हुआ। मुझे लगता है मैं कुछ मूर्ख बन गया था, उन्होंने अफसोस से जोड़ा। लेकिन सच बताऊं, कोई भी डर जाता उसे देखकर। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी पलंग की रेलिंग पर बैठ गए। लग को देखकर अच्छा लगा कि उनका गुस्सा अब रुचि में बदल गया था। सींग? उन्होंने पूछा। क्या वो कोई जानवर था? कोई सामान्य जानवर नहीं, लग ने दृढ़ता से कहा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, उन्होंने थोड़ी रियायत दी। वो कुछ ऐसा था जैसे 10 फुट ऊंचा बकरा जो अपने पिछले पैरों पर चल रहा हो। इसमें कोई पुरानी मछली जैसी गंध है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले। क्या तुम पक्के हो कि वो बकरा नहीं था? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो चीज करीब 9 फुट ऊंची थी और उसके इंसानी हाथ थे, क्योंकि मैंने उन्हें देखा। आसमान के खिलाफ काले साए जैसे उभरे हुए। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी खड़े हो गए। लग, तुम जीत गए, उन्होंने कहा। मुझे माफ करना, अब उठो और याद रखना, जो भी हो इस बारे में दूसरे नौकरों से एक शब्द भी मत कहना। और अगर उन्हें यह पता भी चले कि तुमने कोई भूत देखा है तो भी ये बात उस कमरे से जुड़ी नहीं है, समझे? उस बारे में एक शब्द भी मत कहना। वैसे मैंने शहर में तुम्हारे एक पुराने दोस्त से मुलाकात की, अवतार सिंह भाटिया। उससे कोई लेना देना मत रखना। मिस्टर लग की घबराहट की आखिरी झलक भी गायब हो गई। अपने काम से ऊपर कोई आत्मा नहीं। अवतार सिंह ऐसा ही आदमी है, एक गंदा सा शार्क है जो गीली सिगरेट की एक डिब्बी के लिए अपनी मां को भी धोखा दे दे। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी मुस्कुराए। लगता है जब भी तुम भूत देखते हो, मैं तुम्हारे न होने पर गलत लोगों की संगत में पड़ जाता हूं, है ना? उन्होंने स्नेह से कहा। अब उठो और ऐसे दिखाओ जैसे तुम्हें पित्त की शिकायत हो गई हो। अरे वो बात नहीं है, लग ने आहत होकर कहा। दिल का दौरा, अगर तुम्हें बुरा न लगे, मेरे भी जज्बात होते हैं जैसे तुम्हारे होते हैं। भैरवनाथ मुखर्जी बाहर निकले और थोड़ी देर के लिए लैंडिंग पर खड़े रहे। उनके चेहरे पर हमेशा की तुलना में ज्यादा मूर्खता भरी मुस्कान थी। फिर वह पहले मंजिल पर सर दक्षेश भाई के कमरे की ओर गए और वहां लगभग 20 मिनट तक रहे। जब वो बाहर निकले तो पहले से कहीं ज्यादा विचारमग्न दिख रहे थे। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ने ही वाले थे कि गलियारे के अंत में खिड़की की मुंडेर पर बैठी एक आकृति सीधी हुई और पारुल उनकी ओर आई। तो अब तो तुम्हें लग के बारे में यकीन हो गया होगा। पारुल की हैरानी के लिए मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब मेरी प्रिय मैडम, तुम मेरी डॉक्टर वॉटसन बनने वाली हो, उन्होंने कहा। तुम मूर्खतापूर्ण सवाल पूछोगी और मैं जवाब दूंगा अपने उस चमकदार और श्रेष्ठ नॉलेज के साथ जिसने मुझे हर क्लब में प्रिय बना रखा है। पहले जब मैं बोलने उठता था तो लोग हंसते थे, अब तो मुंह बंद करवा देते हैं। लेकिन क्या मैं परवाह करता हूं? नहीं, मैं अपनी बात कहता हूं। मुझे सादगी पसंद है, स्पष्टता पसंद है, ऐसा आदमी जो फावड़े को बाल्टी कहे। शो ऑफ बंद करो, अब क्या करने वाले हो? पारुल ने शांत स्वर में कहा। जब वे बाग में निकले, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी रुक गए और गंभीरता से उसे देखने लगे। सुनो, उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी मानसी से कोई बहस वहस हुई थी? बिल्कुल नहीं। क्यों? कल रात तो मैं उससे फोन पर बात कर रही थी। स्वाभाविक ही है, वो जानना चाहती थी कि प्रतीक भाई टाउन में क्यों रुका। सुनने में तो आ रहा है कि वो दोनों बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं, पुराने दोस्त ही लगते हैं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मैंने कल ही ये नोटिस किया था। ओह, मैं इतना अंधा नहीं हूं जितना तुम समझती हो। एक युवा दिल अब भी मेरे इस नए चेस्ट प्रोटेक्टर और स्कूल की पुरानी टोपी वाले लॉकेट के नीचे धड़कता है। नहीं, मैं मानसी के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अब हम उसके पिता से मिलने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वो मेरे दोस्त हैं।
मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन खैर। थोड़े गंभीर हो जाओ। तुम भूल जाते हो कि मुझे वो सब कुछ नहीं पता जो तुम्हें पता है। हम प्रोफेसर पारेख से मिलने जा रहे हैं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने जारी रखा। ना कि बकस और उसके तेंदुओं की सवारी करते हुए, बल्कि पैदल रास्ते से। देखो, उन्होंने चलते हुए कहा, अब तुम बड़ी लड़की हो रही हो और शायद काम आ सको। स्थिति कुछ ऐसी है, मेरे पास प्रतीक भाई के जन्मदिन तक 3 दिन है। 3 दिन में मुझे इस परेशानी की जड़ तक पहुंचना है और इसका समाधान करना है। और इस रहस्यमयी आदमी के बारे में जो एकमात्र जानकारी मेरे पास है, वो ये कि उसका प्यारा नाम द डेजी है। पारुल संदेह से देखने लगी। यह मुश्किल ही लगता है ना? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बोले। मेरे लिए, उन्होंने कहा, और शायद तुम्हारे लिए भी। मेरी प्यारी वॉटसन, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चुड़ैलों का मैदान में कुछ गड़बड़ है, और अगर लक की बात मानी जाए तो बहुत ही गड़बड़ है। मुझे लगता है अगर हम उस भूत की असलियत जान लें तो हमें डेजी के बारे में कुछ पता चल सकता है। लेकिन अगर डेजी, जैसा कि तुम कहते हो, उस भूत के लिए जिम्मेदार है और आंटी दमयंती बेन शाह को जानबूझकर डराया गया, तो वो भूत अब भी क्यों दिखाई दे रहा है? वही, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले। विचार का विषय है। जरूरी नहीं कि लग पूरी तरह सही हो सकता है उसका दिमाग घूम गया हो और उसने सब कुछ कल्पना की हो। पारुल ने उन्हें तेजी से देखा। तुम ऐसा नहीं मानते? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसकी नजरों में देखा। तुम, उन्होंने कहा, मानती हो कि ये कुछ अलौकिक है? लड़की चौंक गई और उसके चेहरे पर रंग आ गया। ओ, अगर तुम देश के लोगों को उतना जानते जितना मैं जानती हूँ, अगर तुम उनके साथ पले बड़े होते, उनकी कहानियां सुनी होती, उनके विश्वासों को समझा होता, तो तुम भी उन बातों का मजाक न उड़ाते जो सही नहीं लगती। मैं कुछ निश्चित नहीं कह रही, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन आंटी दमयंतीबेन की मौत के बाद से और ज्यादा बंजारे इस इलाके में आ गए हैं। कहते हैं बीहड़ पर उनका एक छोटा सा जत्था जमा हो गया है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने भौहें उठाईं। अच्छी पुरानी मिसेज सारा, उन्होंने कहा, हमेशा बेनवेल कबीले के लिए जो हो सके करो। पारुल, दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं वो। पारुल हैरान रह गई। तुम्हें तो हर चीज के बारे में कुछ न कुछ पता है। हम प्रोफेसर से मिलने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले, अगर चुड़ैलों का मैदान में जो कुछ भी है वो सचमुच कोई स्थानीय प्रेत प्रसंग है, तो यकीन मानो प्रोफेसर पारेख को उसके बारे में सब पता होगा। और वैसे भी जब अलौकिक मामलों की बात आती है तो वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण से ज्यादा सुकून देने वाली कोई चीज नहीं होती। वे प्रोफेसर को उनके सुंदर ट्यूडर शैली के घर के बगीचे में एक हरे कैनवास के तंबू में काम करते हुए पाए, जिसके रंगे हुए दीवारें और जंग लगे टाइलों की छत फूलों के बीच से उभरती थी। बूढ़े आदमी ने खड़े होकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे उम्मीद है तुम लोग लंच पर आए हो। मिसेस पारिक कहीं घर में ही हैं और मानसी भी उनके साथ है। पारुल थोड़ी असहज हो गई और वही समय था जब मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने मुख्य विषय छेड़ा। प्रोफेसर, उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर मुसीबत में हूं। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। जरूर, क्यों नहीं? प्रोफेसर का उत्साह सच्चा था। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य मेरे सबसे प्रिय दोस्तों में से एक, अपनी जान इसी नौजवान के कारण बचा पाए थे। उन्होंने पारुल की ओर मुड़ते हुए जोड़ा। अब बताओ, मैं तुम दोनों की क्या मदद कर सकता हूं? क्या आपने कभी चुड़ैलों का मैदान में भूत के बारे में सुना है? पारुल से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। प्रोफेसर ने दोनों की ओर देखा। उनकी गहरी गोल आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खैर, उन्होंने झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या सोचोगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास उसका एक फोटोग्राफ है। चलो लाइब्रेरी में चलें। प्रोफेसर के अध्ययन कक्ष की गहराई में जो एक ठंडा पुराने जमाने का कमरा था, जिसकी दीवारें उभरी हुई प्लास्टर से बनी थीं और जिन पर बिना रंगे ओक की पट्टियां लगी थीं, पारुल और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी
एक असाधारण कहानी सुन रहे थे। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो, प्रोफेसर ने कहा, जब वह एक सुंदर पुराने लोबॉय नीचे दराज वाला फर्नीचर के सामने घुटनों के बल बैठे और उसका निचला दराज खोलने लगे। मैं मानता हूं कि मैंने दूसरों के मामलों में दखल दिया है और मैं गैर कानूनी रूप से कुछ जगहों पर गया हूं। उस पार, पानी के उस ओर, हमें कोई खास ऐतराज नहीं होता अगर हम पड़ोसी के पिछवाड़े में पैर रख दें। उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ जोड़ा। पारुल बेहद असहज महसूस करने लगी। हमें उस बात पर न छेड़िए, प्रोफेसर, उसने विनती करते हुए कहा। वो बस एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आंटी दमयंतीबेन ने सबको असमंजस में डाल दिया था और पिताजी का जिप्सियों को लेकर रवैया कुछ अजीब था। वे रुके और पारुल की ओर गंभीरता से देखा। तुम शायद ये कहानियां मुझसे बेहतर जानती हो। मैंने कुछ कुछ सुना है, लेकिन वो तस्वीर? मैं उसी पर आ रहा था, प्रोफेसर ने कहा। मालूम नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन जानवरों की रात में तस्वीर खींचने के लिए एक तरीका होता है। एक बहुत चतुर व्यवस्था होती है जिसमें जानवर रास्ते में लगी डोरी को खींचता है, जिससे फ्लैश लाइट जलती है और कैमरे का लेंस खुलता है। मैंने ऐसा ही इंतजाम 2-3 रातें किया और आखिरकार कोई 15 दिन पहले मुझे नतीजा मिला। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। वह खड़े हुए और एक बड़ा लिफाफा उठाया। जब वे उन्हें देख रहे थे, उन्होंने लिफाफे का फ्लैप खोला और एक बड़ा चमकदार चित्र निकाला। मैंने इसे बड़ा करवाया है, उन्होंने कहा। यह अच्छा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, यह बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इससे एक अंदाजा मिल जाता है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी और पारुल उत्सुकता से आगे झुके। जैसा कि रात में बाहर फ्लैश से खींची गई तस्वीरों में होता है, प्लेट का केवल एक हिस्सा ही साफ दिखाई दे रहा था और उसमें उलझी हुई पत्तियां और शाखाएं काले और सफेद रंगों में उभरी हुई थीं। लेकिन प्रकाश के घेरे के किनारे पर और अधिकतर छाया में छिपी हुई एक आकृति स्पष्ट रूप से भागती हुई प्रतीत हो रही थी। वह सींगों वाली और बहुत ऊंची थी, बस इतना ही स्पष्ट था। बाकी आकृति झाड़ियों और पत्तों की गहरी छाया में लगभग छिपी हुई थी। सामान्य परिस्थिति में इस तस्वीर को कोई विचित्र संयोग माना जा सकता था, प्रकाश और छाया का एक अजीब मेल। लेकिन प्रोफेसर की कहानी और लग्घ की डरावनी बयानबाजी के संदर्भ में यह तस्वीर एक चौंकाने वाला महत्व ले रही थी। अब हर धुंधलापन और छाया जो पहले संयोग लगती थी, उसमें कुछ अनाम और भयावह विवरण की कल्पना झलकने लगी। भैरवनाथ मुखर्जी ने प्रोफेसर की ओर देखा। क्या आपके पास इस सब का कोई अच्छा सा सुकून देने वाला स्पष्टीकरण है? उन्होंने पूछा। प्रोफेसर पारेख का जवाब सतर्क था। एक संभावित स्पष्टीकरण है, उन्होंने कहा, और अगर वह सही निकला तो यह मध्ययुगीन अंधविश्वास के जीवित उदाहरणों में से एक सबसे रोचक मामला होगा जो मैंने कभी सुना है। स्वाभाविक रूप से मैंने इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया, न ही हाल में वहां दोबारा गया। तुम समझ सकते हो, स्थिति थोड़ी नाजुक थी। ठीक है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा। पहले तो भूत पकड़ो। हमारे छोटे भैरवनाथ के लिए एक रोमांचक रात का काम। प्रोफेसर का चेहरा जोश और उत्साह से लाल हो गया। मैं तुम्हारे साथ हूं, उन्होंने कहा। पिछले 1 महीने से मैं यही करने को बेताब हूं। उस बुजुर्ग की इस बाल सुलभ ऊर्जा में कुछ ऐसा था जो पारुल के साथ पूरी तरह मेल नहीं खा रहा था। देखिए, अगर आप वाकई आज रात चुड़ैलों का मैदान में भटकने का इरादा रखते हैं, तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकती हूं जो आपकी मदद कर सकता है। यंग पिलानी। वो आपके लिए काम करता है न, प्रोफेसर? वह और उसका पिता इस पूरे क्षेत्र को बाकी संक्चुरी के सभी लोगों से ज्यादा जानते हैं। प्रोफेसर पारेख मुस्कुराए। मैं खुद भी उसी का सुझाव देने ही वाला था, उन्होंने कहा। असल में इस मामले में मेरी जानकारी का मुख्य स्रोत वही बूढ़ा पिलानी ही रहा है। बहुत भला आदमी है, उन्होंने मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की ओर मुड़ते हुए जोड़ा। मुझे ये समझने में 3 हफ्ते लग गए कि वह क्या कह रहा था, लेकिन अब हमारी खूब बनती है। उसका एक छोटा सा घर मेरी विलो के पेड़ों की जमीन के किनारे पर है और वह अपना सारा दिन धूप में बैठकर सुनता रहता है, जैसा वह कहता है।
उसके बेटे ने उसके लिए एक रेडियो भी लगाया है। देखो, वे आगे बोले, अगर तुम दोपहर के भोजन के लिए रुक जाओ तो हम बाद में वहीं चलेंगे और उस लड़के को इस काम में लगा देंगे। ओह, हम आप पर इस तरह बोझ नहीं बन सकते। पारुल ने विरोध किया, लेकिन लंच का घंटा बज गया और प्रोफेसर उन्हें विजयी भाव से भोजन कक्ष की ओर ले गए। मिसेस पारेख, एक शालीन सी छोटी महिला जिनकी आंखें स्लेटी और बाल सफेद व छोटे कटे हुए थे, अपने लंच टेबल पर अचानक आए मेहमानों का स्वागत बड़ी सहजता से किया। चाहे दमयंती बेन शाह से उनका जैसा भी मतभेद रहा हो, उन्होंने उसका असर इन नौजवानों पर बिल्कुल नहीं पड़ने दिया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी उनके पुराने परिचित लगते थे और पारुल मानसी की मित्र थी। उनकी मनमोहक और सौम्य उपस्थिति ने भोजन को उस भयावह कहानी के बावजूद जो सभी के मन में चल रही थी, एक सुखद माहौल में बदल दिया। मुझे बहुत खुशी है कि अब भैरवनाथ कोई रहस्य नहीं रहा, उन्होंने कहा जब सभी लोग फूलों से सजे सुंदर कमरे में एक भव्य जॉर्जियन मेज के चारों ओर बैठे। मैं और मानसी ने तुमसे किया हुआ वादा निभाया, उन्होंने युवा पुरुष की ओर मुस्कुराते हुए कहा। हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि हम तुम्हें जानते हैं। मैंने तो यह मान लिया था कि यह एक शांत पुराने जमाने का इलाका है। मुझे सपने में भी नहीं लगा था कि मेरे चारों ओर इतना रहस्य छिपा होगा। प्रोफेसर हंस पड़े। मानसी की मां चाहती हैं कि उनके रहस्य बस रसोई में बने रहें, उन्होंने कहा। उनकी पत्नी का अब भी सुंदर चेहरा हल्का सा लाल हो गया। क्या मुझे कभी इस मजाक से छुटकारा मिलेगा, मानसी के पापा? ये मेरी हंसी उड़ा रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई और यह घर देखा तो मुझे इसकी पुरानी ईंटों वाली भट्टी, हैंडपंप और 18वीं सदी की ब्रू हाउस इतनी पसंद आई कि मैंने सोच लिया कि मैं बिजली का प्लांट नहीं लगवाऊंगी जैसा कि हमने पहले तय किया था, बल्कि मैं पुराने जमाने की तरह घर चलाऊंगी, रोटियां पकाऊंगी, बियर बनाऊंगी और देसी ढंग से डेवोनशायर क्रीम बनाऊंगी। आखिर में मेरे पास रसोई में 6 लड़कियां थीं और एक भी जरूरी काम करने को तैयार नहीं थी। प्रोफेसर हंस पड़े। हमने पोस्ट ऑफिस से ब्रूइंग लाइसेंस भी ले लिया था, उन्होंने कहा। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि खेत पर काम करने वाले लड़कों में से एक भी घर की बनी बियर पिएगा? कतई नहीं। उन्हें तो 4 रुपया चाहिए ताकि वे पब जा सकें। सारा खेल फ्रिज का था, मानसी ने कहा। मिसेस पारेख हंस पड़ी। तुम लोग बिना बर्फ के कैसे रहते हो, मुझे समझ नहीं आता। मानसी की मां ने पारुल से कहा। मैंने बहुत दिनों तक बिना फ्रिज के रहने की कोशिश की ताकि मानसी के पापा मुझ पर न हंसें। फिर एक दिन मैं और मानसी कोलकाता गए और वहां से हमें जो चाहिए था वो ले आए। सब कुछ पैराफिन से चलता है। गांव के आधे लोग उसे देखने आए थे और जो कहानियां हमने सुनी कि कौन कौन सी बीमारियां सिर्फ बर्फ के टुकड़े से ठीक होती हैं, तुम यकीन नहीं करोगी। पारुल मुस्कुराई और बोली, वे बहुत भयंकर हैं। खुद को ज्यादा फेरी गॉडमदर मत बना लीजिएगा। देखिए, यहाँ के छोटे गांव असल में बड़े जमींदारों की जायदादें हैं, जो अब बहुत बड़ी और खर्चीली हो गई हैं, और जमींदार उन्हें संभाल नहीं पाते। 10 शिलिंग प्रति पाउंड की मृत्यु कर ने पुराने जमींदारी ढांचे को बिगाड़ दिया है। लेकिन लोग अब भी उम्मीद करते हैं कि उनकी देखभाल की जाएगी। अगर वे तुम्हारी जमीन पर रहते हैं तो खुद को परिवार का हिस्सा मानते हैं। फिर भी तुम उन्हें बहुत पसंद करने लगते हो, हालांकि उन्हें अपने दान दक्षिणा बहुत पसंद है, जैसा वे उसे कहते हैं। भोजन समाप्त हुआ और जब वे लॉन की ओर निकलने लगे, पारुल को ऐसा महसूस हुआ मानो उथल पुथल भरी दुनिया में एक शांत पल बीत गया हो। प्रोफेसर ने मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी से एकांत में कुछ कहा, यह जताते हुए कि वह उन्हें एक खूबसूरत गुलाब की बेल, रैम्बलर, दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इस मामले में महिलाओं को शामिल नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। पूरी तरह सहमत हूं, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे पारुल को लेकर संदेह है। वह एक दृढ़ निश्चयी युवती है और जैसा मैं समझता हूं, उस सज्जन की पुरानी मित्र भी है जिनसे हम मिलने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह भूत पकड़ने आएगी, लेकिन पिलानीज पर उसका प्रभाव हमारे काम आ सकता है। प्रोफेसर थोड़ी देर के लिए रुके। अगर यह वही है जो मैं सोच रहा हूं, उन्होंने कहा, तो यह किसी औरत के करने का काम नहीं है।
फिर भी जैसा कि आप कहते हैं, मिस पटेल शुरुआत में काफी मददगार हो सकती हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं मानसी की मां से एक बात कर लूं। 5 मिनट बाद वह विलक्षण वृद्ध सज्जन अपने घर की महिलाओं के मन की आशंका और उत्सुकता दोनों को शांत करने में सफल हो गए और फिर तीनों फूलों से भरे उनके बगीचे की छायादार बजरी वाली पगडंडी से होते हुए एक छोटी सी खटखटाते दरवाजे विकेट गेट से निकलकर उस हरे भरे मैदान में पहुंचे जो दलदली जमीन की पट्टी था। वहां एक झुंड में खड़े पतले विलो के पेड़ अपनी धूसर पत्तियां धूप में हिला रहे थे। वे रास्ते भर असामान्य रूप से चुप रहे, लेकिन जैसे ही वे उस खुली जगह के पास पहुंचे, पारुल अपने भय को और रोक न सकी। प्रोफेसर, आप कुछ जानते हैं? बताइए, आप यह तो नहीं सोचते कि यह जो घटना है, जिसे आप शायद कोई प्राकथान कहेंगे, या वह वास्तव में किसी अलौकिक चीज से जुड़ी है? बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मेरी प्यारी बच्ची, उन्होंने आखिरकार कहा, अगर यह वही निकली जो मैं सोच रहा हूं, तो यह किसी भी भूत से कहीं ज्यादा डरावनी बात है। उन्होंने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया और पारुल ने आगे सवाल करना उचित नहीं समझा, लेकिन उनके शब्दों ने उसके भीतर एक सिहरन पैदा कर दी। उस भीषण भय की छाया जो अकेले भारतीय देहात की ग्रीष्मकालीन शोभा के नीचे कहीं न कहीं हमेशा छुपी होती है, अब बहुत स्पष्ट महसूस होने लगी थी। वही रहस्यमयी आतंक जिसे प्राचीन लोग पैनिक कहते थे, अब अचानक मूर्त रूप लेने लगा था। पिलानी का कुटीर उन्हीं मनोहर लेकिन अस्वास्थ्यकर झोंपड़ी नुमा लकड़ी मिट्टी के घरों में से था, जिन्हें देखकर उन सभी के मन में ईर्ष्या और प्रशंसा पैदा होती है जिन्हें उनमें रहना नहीं पड़ता। उसकी छत पर काई जमी हुई थी और पूरा घर लंबी घास और झाड़ियों से घिरा हुआ था, जो अब पूरी तरह बढ़ चुकी थी। एक खरपतवारों से भरी ईंटों की पगडंडी सामने के दरवाजे तक जाती थी, जो खुला था और जिसके भीतर एक बूढ़ा व्यक्ति टूटी फूटी फेल्ट हैट लगाए एक नीची लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसके पास एक भयंकर लाउड स्पीकर रखा था, जिससे उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो का विज्ञापन वाला ग्रामोफोन संगीत लता के स्वर में बज रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने उनकी ओर एक नजर डाली और फिर झिझकते हुए उठा और यंत्र बंद कर दिया। मिस्टर पिलानी सीनियर किसी भी दृष्टि से कुरूप नहीं थे। उनकी त्वचा लाल बलुआ पत्थर जैसी थी, चेहरा कठोर और बिना दांतों का था और उसकी ठुड्डी पर उन्होंने सफेद झाड़नुमा बालों का एक बड़ा सा गुच्छा उगा रखा था। उनके वस्त्रों का मेल बहुत अजीब था। सबसे अलग जो चीज थी वो थी सफेद कैनवस की बहुत पैबंद लगी पतलून और एक लाल हरे रंग की बुनी हुई वास्कट, जो साफ तौर पर किसी बहुत बड़े आदमी के लिए बनी थी। उनके उंगलियों के जोड़ गठिया से सूजे हुए थे और उनके हाथों के पिछले हिस्से भालू के पंजों जैसे बालदार थे। ओल्ड मैन पॉसम, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने धीरे से कहा। चुप रहो, पारुल ने डांटते हुए कहा और आगे बढ़कर अपने मित्र से मिली। वह गंभीरता से अपनी टोपी छूते हुए बोले, हाँ प्रणाम मिस। गुड मॉर्निंग। पारुल ने विनम्रता से परंतु गलत समय पर कहा, क्या आपका बेटा कहीं आसपास है? मिस्टर पिलानी ने अपने कंधे के पीछे झांका। बिरूज, उन्होंने गरजते हुए कहा, मेहमान आ गए हैं। मैं आ ही रहा हूं, अंदर से आवाज आई और अगले ही पल एक लंबा डीले बदन का युवा देहाती अंदर के दरवाजे से बाहर आया। वह केवल कमीज और वास्कट पहने था, बिना कॉलर के। मुस्कुराता हुआ बेझिझक उसने बरामदे की कुर्सियों की ओर इशारा किया। अगर आपको बुरा न लगे तो आप लोग वहीं बैठिए, उसने कहा। मैं मिस पारुल के लिए कुर्सी ले आता हूं। वे बैठ गए और तुरंत वह माहौल एक षड्यंत्र जैसा लगने लगा। यंग पिरुज अपने पिता की कुर्सी के पीछे मंडराता रहा। उसकी तेज भूरी आंखें आगंतुकों को भांपती रहीं, इस इंतजार में कि वे अपनी बात पर आए। मेरे जोड़ बहुत खराब हैं, मिस्टर पिलानी सीनियर ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा। मैं तुम्हें कुक की दवा भेज दूंगी, पारुल ने पेशकश की। हाँ, मिस्टर पिलानी ने कोई रुचि या नाराजगी जताए बिना कहा। उनकी बातों पर ध्यान न दीजिए, पिरुज ने अपने पिता की वजह से शर्मिंदा होते हुए कहा। वो अब भी पहले जैसे ही तंदुरुस्त हैं, है ना पिताजी? बिल्कुल नहीं, उनके पिता ने बेरुखी से कहा और फिर बेतुके ढंग से जोड़ा।
मैंने सुना वो बहुत शांत अंत्येष्टि थी। तुम्हारी बुआ कुछ लोगों के लिए जहर थी। फिर भी मैं मरे हुए लोगों की बुराई नहीं करता। पीछे से एक जोरदार लात उनकी कुर्सी पर लगी, जिससे वह लगभग गिर ही पड़े और फिर चुपचाप बैठ गए, होंठ भींचे कुछ बड़बड़ाते हुए। चूंकि उनकी दोनों बातचीत की विषय वस्तु नकार दी गई थी, अब वे दूसरों को बोलने देने के लिए तैयार हो गए। कॉल की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पारुल ने ही उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत की। पिरूज, मैं चाहती हूँ कि तुम मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी और प्रोफेसर पारेख को आज रात चुड़ैलों का मैदान ले जाओ। उन्हें लगता है कि वहां कोई जानवर है जिसे फंसाना है। समझे? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा, है ना? नहीं मैम, मुझे डर नहीं लगेगा, लड़के ने सहजता से जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक क्षणिक छाया उभर आई। उसके पिता ने गुर्राते हुए कहा, वो कोई जानवर नहीं है मैम, वो एक आत्मा है, जैसे मैंने मास्टर पारेख से कहा था। उसका लहजा इतना सामान्य था कि मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसकी ओर उत्सुक दृष्टि से देखा। प्रोफेसर ने जल्दी से बात संभाली। बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि इस बारे में कोई बात फैलाई जाए, समझे पिलानी? लड़का हंसा। हम तो बात नहीं करते सर, उसने कहा। क्या आप उसे जाल में फंसाना चाहेंगे या फिर उसे शूट करना? ओ, जाल में फंसाना ही बेहतर होगा, प्रोफेसर ने दृढ़ता से कहा। पारुल ने ऊपर देखा। पिरूज, तुम्हें याद है जब प्रतीक भाई और मैं बच्चे थे तो हमने तुम्हारे और यंग फिंच के साथ हैप्पी वैली में एक जंगली भेड़ को पकड़ने में मदद की थी? वो स्टैक नेट से था, है ना? यह विचार पिलानी जूनियर को साफ तौर पर पसंद आया। हां, हम वैसा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सच हो, उसने व्यावहारिक ढंग से जोड़ा। तुम कुछ नहीं पकड़ोगे, उसके पिता ने प्रोफेसर की तंबाकू की थैली से तंबाकू लेते हुए कहा। वो आत्मा है, तुम जाल गिराओगे और वो उसके आर पार निकल जाएगा, जैसे पानी हो। तुम खुद को मूर्ख बना सकते हो अगर चाहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चोट नहीं पहुंचेगी। देखिए, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने पहली बार बातचीत में हस्तक्षेप किया। क्या चुड़ैलों का मैदान का भूत नई बात है या ये काफी समय से चल रहा है? पिलानी सीनियर ने विचार किया। वहां हमेशा कुछ अजीब सा रहा है, उसने कहा। यह नियमित नहीं रहा, कभी कभी होता था, जैसे कहें जब मैं लड़का था पूरा गांव उसके बारे में सहमा रहता था, फिर वो सब शांत हो गया। फिर 5 साल पहले किसी ने उसे देखा और तब से रात में वहां कोई नहीं गया। मुझे लगता है वो आत्मा है। पारुल ने छोटे पिलानी की ओर देखा। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता मैम, लड़का उलझन में था। मैंने कभी ठीक से सोचा नहीं इस पर। उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन मैं कभी रात में वहां नहीं गया। वो एक रहस्य है, यही है। फिर भी उसने प्रसन्नता से जोड़ा, मुझे उससे डर नहीं लगता। मैंने बूढ़े के लिए वो वायरलेस लगाया है और अगर मैं उसे चला सकता हूं तो किसी भी भूत को संभाल सकता हूं। लगता है वो भी कोई जादू है। उसने मासूमियत से उस पुराने आदमी की कुर्सी के पीछे पड़ी पागल जैसी दिखने वाली मशीनरी की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रोफेसर उठ खड़े हुए। तो तुम 11:30 पर टाई हॉल पर स्टैक नेट के साथ आओगे? पिलानी जूनियर ने काल्पनिक टोपी को छुआ। आऊंगा सर। मैं नहीं, उसके पिता ने संतोषपूर्वक कहा। मैं तब जर्मनी से एक बैंड सुन रहा होऊंगा। वहां के लोग सप्त के दिन को हम जितनी गंभीरता से नहीं लेते, ये हीथेन। और अगर तुम समझदार हो, उसने अचानक उत्साह से जोड़ा, तो तुम भी अपने बिस्तरों में रहोगे, जैसे मैं करता हूं। रात में उससे ज्यादा होता है जितना हम सोचते हैं। तुम उससे दूर रहो मैम। वहां चुड़ैलों का मैदान में कोई जंगली भेड़ नहीं है, और जो भी होगा, उसने गंभीरता से निष्कर्ष निकाला, वो अच्छा नहीं होगा। मैं वहां होऊंगा, उसके बेटे ने कहा, जब वो उन्हें पगडंडी तक छोड़ने आया। जब वे खेत की ओर मुड़े तो उनके पीछे की उलझी हुई बगिया से सोल्जर्स कोरस की धुन बहती हुई सुनाई दी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत
बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।